हेलो। मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडीएस क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग अध्ययन करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 4 और ये चैप्टर जो है हिस्ट्री का है और उसमें हमें पढ़ना क्या है, अध्याय 4 मुग़ल साम्राज्य के बारे में। मुग़ल साम्राज्य कितना था, कैसा था, मुग़ल साम्राज्यों का विस्तार करना कितना कठिन था, साथ ही साथ जो है मुग़ल कौन थे, इन सब चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, जानकारी रखेंगे। तो उससे पहले जो है कुछ अवधारणाएं हैं उनको देख लेते हैं। दिया है कि मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए, कोई भी शासक था, भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं थी, लोग, वहां की संस्कृति, विचारधाराएं, पहनावा, वेशभूषा, ये सारी चीज़ों में क्या थी, विविधताएं होते हुए भी शासन कर पाना अत्यंत कठिन कार्य था, क्योंकि भाषाएं अलग थी, बोलचाल अलग था, पहचानना उनको, पहनावा, ये सारी चीज़ें अलग थी। और जिस देश के अंतर्गत, जिस क्षेत्र के अंतर्गत ये सारी चीज़ें होंगी, वहाँ पे शासन करना क्या होता है, बहुत कठिन होता है। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत और इन्हीं सभी चीज़ों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया। और शासन करने की बात है तो एक ही परिवार के सदस्य, यहाँ पे 10 लोग हैं, किसी को भारत के अंतर्गत आप जो है किसी को केरला में भेज दीजिए, किसी को कर्नाटका में भेज दीजिए, कन्नड़, किसी को अमेरिका भेज दीजिए, और वहाँ से वो लोग सब सीख करके आए भाषाएं, तो उनके ऊपर शासन करना क्या होगा, हमारे लिए कठिन हो जाएगा। एक घर के मुखिया के लिए उनके ऊपर शासन करना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। उसी तरह से देश के अंतर्गत जो भारतीय उपमहाद्वीप है, वहाँ पर अनेक विभिन्नताएं पाई गई और वहाँ पर क्या होता था कि राजा को पूरी तरीके से कंट्रोल करना कठिन हो गया। तो इसी के विपरीत क्या किया, मुगलों ने पूरा यह कार्य किया। अब तक जो था छोटी छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था, लेकिन यहाँ पे देखते हैं हम सोलहवीं सदी के उत्तरार्ध में इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। जो मुगल थे, जब 16वीं सदी चल रही थी, 1500 के बाद जब 16वीं सदी चल रही थी, तो उस समय वह कहाँ से स्टार्ट किए, उन लोगों की स्टार्टिंग जो होती है दिल्ली, आगरा से अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि 17वीं शताब्दी तक लगभग संपूर्ण महाद्वीपों पर अधिकार कर लिया। मुगलों की ताकत इतनी, उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा संबंधी अपने विचार भी लागू हुए कि प्रशासन किस प्रकार से होनी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कौन कौन से लोग होना चाहिए प्रशासन को चलाने के लिए। वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे और यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप के बाद आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके, अपने आप को अछूता न रख सके। क्यों नहीं अछूता रख सके, देखिए, क्योंकि आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर हमारे राष्ट्रपति जो है कहाँ से अपने देशवासियों को संबोधित करते हैं, तो लाल किले से करते हैं। लाल किला जो है, वहाँ पर जो परेड की जाती 15 अगस्त, तो जिस मार्ग पर की जाती थी उसका नाम था राजपथ। लेकिन आप जो है कमेंट करके बताएंगे कि अब उस राजपथ का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है और राजपथ कहाँ है। आइए हम देखते हैं मुगल कौन थे। मुगल कौन थे, मुगल के बारे में जानते हैं।
तो मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। मुगल कौन थे? दो महान शासक वंशों के वंशज थे। अब वह महान शासक कौन थे? वह महान शासक कौन थे? तो माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खां, माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खां, जो चीन और मध्य एशिया के भागों पर राज करता था। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि जो मंगोल शासक था वो माता की ओर से किस वंश का था? तो चंगताई वंश या क्योंकि चंगेज खां की मंगोल शासक था और चंगेज खां की तरफ से, इसलिए चंगताई वंश का था। और साथ ही साथ चंगेज खान जो था उसका शासक कहाँ से कहाँ तक था? तो वह कहाँ से कहाँ तक शासन करता था? वह शासन जो करता था आपका, वह चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था। और उसी के उत्तराधिकारी कौन थे? मुगल शासक थे। उसी के उत्तराधिकारी कौन थे? मुगल थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक व वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर। तुर्की के शासक कौन? तैमूर। तैमूर कहाँ? ईरान, इराक और वर्तमान में शासन करता, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई। तैमूर की मृत्यु कहाँ पे हुई? 1404 में हुई। और उसी के वंशज थे। मतलब पिता की तरफ से वह तैमूर की तरफ से और माता की तरफ से चंगेज खान की तरफ से वो थे। चंगेज खान कहाँ शासन करता था? चीन और मध्य एशिया के बीच। जबकि तैमूर जो शासन करते थे वह कहाँ करते थे? ईरान, इराक व वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर। जब इनकी मृत्यु 1404 में हुई, परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। देखिए यहाँ पर भी था कि मुगल जो थे वह अपने आप को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। मंगोल से ही कन्वर्ट हुआ मुगल। देखिए वह क्यों नहीं पसंद करते थे, इसका रीज़न ये था क्योंकि वह मंगोल कहलवाना इसलिए नहीं पसंद करते थे क्योंकि यहाँ पे चंगेज खान जो था, वह चंगेज खान एक बहुत ही क्रूर निर्दयी शासक था। और वह जो है सैकड़ों व्यक्तियों का नरसंहार किया हुआ था। और जब सैकड़ों व्यक्तियों का नरसंहार किया हुआ था तो जिस व्यक्ति की छवि समाज में खराब हो चुकी हो, क्या आप उस वंश से कहलाना, क्या उस घराने से कहलाना पसंद करेंगे? तो शायद आपका आंसर होगा नहीं। क्योंकि उसी तरह से जो थे मंगोल जो थे वो जानते थे कि हम चंगेताई वंश के चंगेज खान की तरफ से हैं। और चंगेज खान जो था वह अपनी क्रूरता की वजह से वह सैकड़ों लोगों की जान नरसंहार कर चुका था, जिसकी वजह से मंगोल नहीं चाहते थे कि हमें कोई जो है मंगोल या मुगल कहे। यही स्मृति मुगलों की प्रतियोगिता उज्बेकों, कौन थे? उज्बेक से संबंधित हुई। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, क्योंकि उनमें महान पूर्वज ने 1938 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आता क्या है कि जब उनके महान पूर्वज जो थे तैमूर के वंशज होने का इसलिए वो दावा करते थे, इसलिए वो खुश होते थे क्योंकि उन्होंने दिल्ली पर क्या किया था? 1398 में कब्जा कर लिया था। तो इसमें नरसंहार नहीं हुआ था। यहाँ पे कब्जा करना मतलब क्या हो गया था? कब्जा करने का मतलब हो गया था कि चढ़ाई करना और अपने शक्ति का प्रदर्शन करना। तो जिसकी वजह से उन्होंने क्या कर लिया? अपना वह चाहते थे कि हमें लोग जो है मंगोल या मुगल न कह करके हम क्या कहलाएं? तैमूर के वंशज कहलाएं। यहाँ पर देखते हैं तैमूर और उसके अधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र 1702 से 1712 के बीच। मध्य में तैमूर है और उसके दाहिने चित्र दिया गया होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है? देखिए, उसका पुत्र मिरन शाह जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकड़दादा, और उसके बाद अबू शेर बाबर के दादा, तैमूर का बाई और सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा बाबर के परदादा, और उमर शेख बाबर के पिता हैं। ठीक है, उमर शेख। तैमूर के दाहिनी और तीसरे चौथे पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां के हैं। उसके दाईं और क्रम से हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब है। चित्र दिया गया है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे मुगल सैन्य अभियान के बारे में। मुगलों का अभियान चढ़ाई या अभियान जो था या लड़ाई जो था किन के बीच या कैसे था, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया प्रथम मुगल शासक बाबर जो शासन कब करता है? 1526 से 1530।
तो प्रथम मुगल शासक बाबर ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी गया, कहाँ का, फरगना का उत्तराधिकार जब राज्य प्राप्त कर लिया, जो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। कुछ 12 वर्ष की उम्र में जो है ये फरगना का शासक बन जाता है, कितना ताकतवर हो। और हमारे यहाँ 12 वर्ष के लड़के जो हैं, ठीक, अब तो सुधर गए हैं, नहीं तो पैंट पहनने नहीं आता था, अब तो सुधर गए, वो तो मोबाइल चला लेते हैं। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया, कौन, बाबर। और 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। तो पानीपत का युद्ध जो हुआ 1526 ईस्वी में हुआ, और वह किसके किसके बीच हुआ, तो अब इब्राहिम लोदी और मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, ठीक है ना। तो इनके बीच हुआ, और जिसमें यह क्या करता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है। और जैसे ही हार जाता है तो दिल्ली पर शासन कर रहा था उससे इब्राहिम लोदी, तो इब्राहिम लोदी को अपनी गद्दी छोड़ना पड़ता है और उस पर कब्जा कर लेता है कौन, बाबर। और साथ ही साथ आगरा को भी अपने कब्जे में ले लिया। तो पहला हमने देखा कहाँ पे चढ़ाई है इसका, दिल्ली पे। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे रखा है कि सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंध में क्या अंतर था। औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर का अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हो पाया। दक्कन का जो हिस्सा था उसमें क्या हुआ, उसका युद्ध का अंत हो पाया, किसकी वजह से, अधिग्रहण जब कर लेता है कौन, औरंगजेब। अब देखिए 16वीं शताब्दी के युद्ध में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ था, और इनका बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में भी प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था, ठीक है। यहाँ पर जो युद्ध हुआ था इसमें बाबर एक ऐसा तोप का युद्ध करता है जिसमें सिर्फ क्या फेंकते थे, वो ईंट के टुकड़े फेंकता था। अकबर के शासन की बात कर लें तो कहाँ कहाँ देखिए, काबुल, श्रीनगर, कश्मीर, लाहौर, कंधार, पंजाब, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, ठीक है, दिल्ली, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, अजमेर, सिंध, चित्तौड़, रणथंभौर, इलाहाबाद, पटना, ये सारे क्षेत्रों में जो है अकबर ने क्या किया, मुगलों ने क्या किया, शासन किया। अब यहाँ पे देखेंगे कि मुगलों के बीच उत्तराधिकार का सिस्टम क्या था, किस प्रकार की परंपराएं थी, किस प्रकार के कौन शासन करता था यदि कोई राजा मर जाता था। तो देखिए मुगलों में ज्येष्ठ अधिकार के नियम का विश्वास नहीं करते थे। ऐसा नहीं था मुगलों के अंतर्गत कि यदि उसका बड़ा लड़का है तो मरने के बाद जो है, यदि राजा मर गया तो उसका उत्तराधिकार या उसका राजकाज जो है कौन चलाएगा, उसका बड़ा लड़का चलाएगा। ये ऐसा विश्वास नहीं करते। इसके विपरीत उनमें क्या था कि उत्तराधिकार में वे सहदायाद, मतलब जो भी जायदाद हुआ करती थी वह मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। करते क्या थे कि उत्तराधिकार का विभाजन सभी पुत्रों में कर दिया जाता था, ठीक है, सभी पुत्रों में क्या कर दिया जाता, सभी बराबर भागों में बांट जाता। अब यहाँ पे देखते हैं कि राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ, जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी। जहांगीर की माँ जो थी कछवा की राजकुमारी थी। वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। कौन, कछवा की राजकुमारी थी, कौन, जहांगीर की माँ। और वर्तमान में वो कहाँ की थी, वर्तमान में जो जयपुर है वही राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहाँ की माँ एक राठौर राजकुमारी थी। शाहजहाँ की माँ राठौर राजकुमारी थी। वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। अब यहाँ पे देखेंगे मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध कैसे थे। यहाँ पे देखते हैं कि मुगल जो है उन लोगों के साथ लगातार शासन करते हैं या उनके ऊपर अभियान करते हैं जो उनकी सत्ता को मानने से इनकार करते हैं। देखिए मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपना पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने इसका विरोध भी किया। जो लोग थे जब मुगल शक्तिशाली हो गए
जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो जो राजपूत घराना था उन्होंने सोचा कि अपनी बेइज्जती और इज्जत खोने से बेहतर है कि इनकी अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। और साथ ही साथ उन लोगों ने क्या किया कि अपनी पुत्रियों की शादी जो है, ठीक ना, मुगल घराने में कर दिया। लेकिन कई ऐसे भी राजा थे जिन्होंने इसका क्या किया, विरोध किया। वही बात करते हैं मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत को। लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। लेकिन क्या हुआ, जब वे हारे तो मुगलों ने भी उनके साथ क्या किया, सम्मान का व्यवहार किया और उनकी जागीर मतलब वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। मुगल क्या किए, जो सिसोदिया वंश के राजपूत थे उन्होंने क्या किया, मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। लेकिन फिर भी मुगल जो थे वह अपनी ताकत का प्रदर्शन करते रहे और इनके ऊपर क्या करते रहे, इनके क्षेत्र में चढ़ाई करते रहे, इनकी जो जागीर। लेकिन जब वो हार जाते हैं सिसोदिया वंश के राजपूत, तब जो है अधीनता स्वीकार करते हैं और साथ ही साथ मुगल जो थे उनकी पूरी जागीरें क्या कर दी, वापस कर दी। पराजित करने पर परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए रखे संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा गए। वो क्या किए कि उसको जीतते थे और जीतने के बाद फिर वापस लौटा देते थे। इससे क्या होता था कि मुगल जो है अपनी उनके ऊपर जो एक एहसान छोड़ जाते थे और उससे क्या हो जाते थे, सरदार और जो राजपूत थे इससे क्या होते थे, बहुत प्रभावित होते थे कि जीतने के बाद भी हमारी क्या करते, जागीरें वापस कर दिया। परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना क्या था, कठिन था, क्योंकि हर मुगल बादशाह भी वैसा नहीं था। यहाँ पर देखते हैं मनसबदार और जागीरदार। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया। जैसे शुरू में सरदार, ज़्यादातर सरदार तुर्की थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानी, भारतीय, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। लेकिन शुरू में सबसे अधिक कौन थे, सरदार ही थे। ठीक है। अब देखिए अन्य समूहों को जब सम्मिलित करना शुरू हुआ, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार कौन है, तो मुगलों की सेवा में आने वाले जितने भी नौकरशाह थे, चाहे राजपूत थे, चाहे अफ़गान थे, चाहे तुर्की वाले थे, चाहे मुस्लिम भारतीय मुस्लिम थे, ठीक ना, राजपूत, मराठा, या अन्य जो भी समूह के लोग इसमें सम्मिलित हुए मुगलों की सेवा में, वह नौकरशाहों में, उनको मनसबदार कहा गया। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जो कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। जब उसमें आते थे नौकरशाही करने के लिए, ठीक है ना, और उसको पद दे दिया जाता था तो उसको क्या कहा जाता था, मनसबदार। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी की व्यवस्था थी। इसके जरिए क्या होता था, पहले पद देते थे, फिर वेतन, फिर सैन्य उत्तरदायित्व होता था, निर्धारित किए जाते थे कि आपको सैन्य क्या क्या होगा, सैनिक कितने दिए जाएंगे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। देखिए जितनी अधिक जात की संख्या जितनी अधिक थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। सैनिक का उत्तर का दायित्व जो था वो मनसबदारों को सौंपे जाते थे और उन्हीं के अनुसार उसे घुड़सवार रखने पड़ते थे। अब देखिए 5000 जैसे जात की श्रेणियाँ क्या थी, तो 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा जो था 1000 जात वाले अभिजातों से क्या था, ऊंचा था। यहाँ पर देखते क्या है कि अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात के पदवी के थे। ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल तक लगभग मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे सैनिकों यहाँ देखें, यहाँ पे कि मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे, देखरेख के लिए करने के लिए लाते थे। जो भी सवार होता था, चाहे घोड़ा हो गया, चाहे जो भी हुआ, तो उसको निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे। जो भी सैनिक होते थे, मनसबदार के जो भी सैनिक हुआ करते थे, जो भी नौकरशाह के सैनिक हुआ करते थे, तो उनके घोड़ों को दगवा दिया करते थे और सैनिकों का पंजीकरण कराते थे। सैनिकों का क्या होता था, रजिस्ट्रेशन होता था।
इन कार्यवाहियों के बाद ही सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। ऐसा नहीं कि कोई भी आ गया और उसमें क्या किया, कार्य करने लगा, उसको वेतन मिलने लगा। पहले उसका रजिस्ट्रेशन होता था, साथ ही साथ वह पहचान किया जाता था कि यही घोड़ा है, और उसको क्या किया जाता था, दाग दिया जाता था। मनसबदार अपने वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। मनसबदार जो थे अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। मतलब ऐसी भूमि दी जाती थी जिससे क्या हो, राजस्व आए और उससे जो है सैनिकों का वेतन दिया जा सके, जिन्हें जागीर कहते थे। जो भूमि दी जाती थी वो क्या होती थी, जागीर, जैसे पापा की जागीर, और तकरीबन इक्ताओं के समान थी। अब इक्तादार बताए थे कि इक्तादार क्या होता है, आप कमेंट करके बताएंगे। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न था। मुक्ति और इक्ता दोनों एक है। अपने जागीरों पर नहीं करते और न ही उस पर प्रशासन करते। देखिए क्या है, उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत कराते थे। ऐसा नहीं था कि आप जो है राजस्व के अलावा और कुछ भी वसूल कर सकते थे। और यह राजस्व जो वसूली जाती थी नौकर के लिए एकत्रित करते थे, नौकर ही एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी न किसी पद पर क्या थे, आसीन थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था, ताकि उनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे, कहीं ना कहीं क्या हो जाए, अधिक न हो जाए। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम हो गया था। जो राजस्व प्राप्त होता था मनसबदार की जितनी वेतन थी उससे क्या हो गई, बहुत कम हो गई थी, और मनसबदार के वेतनों में की अत्यधिक वृद्धि हो गई, जिसके कारण जागीर मिलने ठीक है से पहले ये जागीर मिलने से पहले क्या करना पड़ता था, यहाँ पे दिया कि जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रखने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले। अब क्या होता था कि जागीरदार जो थे, जिनको भूमि दी गई थी, वह कर तो वसूलते थे, लेकिन वह पैसा अपने पास ही रख लिया करते थे, और जो है यहाँ तक जो थे मनसबदार थे उनके पास पहुँचाते नहीं थे। इसलिए मनसबदारों की वेतन से कम संख्या में क्या आने लगी, मनसब कर आने लगा, जिससे जो है सैनिकों का वेतन देना भी क्या हो जाता था, मुश्किल हो जाता था। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इन्हीं कारणों किसानों अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि औरंगजेब जो था इस चीज़ का पता नहीं लगा पाया, और धीरे धीरे जो है उनको क्या करना पड़ा, उनको पतन का कारण भी बनना पड़ा, और साथ ही साथ किसानों को मुसीबत का सामना पड़ा, क्योंकि डायरेक्ट क्या कर दिया, कर को बढ़ा दिया। अब देखिए यहाँ पे जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों के ऊपर से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। अधिकतर स्थानों पर किसान जो थे, किसान ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वह स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करता था। ठीक है, चाहे मुखिया हो चाहे सरदार हो, जो भी होता था उसके लिए क्या प्रयोग करते थे मुगल, जमींदार। ठीक ना। और उन्हीं जमींदारों के पास जो था, मुखिया के पास क्या होता था, राजस्व वसूल करके किसान जो थे राजस्व को ला करके जमा करते थे, और ये लोग क्या करते थे, उन पैसों को अपने पास रख लिया करते थे, जिससे दिन प्रतिदिन ये क्या होते गए, धनी होते गए। यहाँ पर एक व्यक्ति, हम मंत्री की बात करते हैं, अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल दा ने 10 साल मतलब 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। टोडरमल जो था वह अकबर के दरबार में रहता था और नवरत्नों में से एक था, और यह 10 साल तक लगभग क्या किया, कृषि की पैदावार मतलब उत्पादन कैसे हो रहा है, कीमत क्या है, और भूमि का सावधानीपूर्वक क्या किया, सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर निश्चित कर दिया कि आप जो है अब इतना टैक्स देंगे। प्रत्येक सूबे मतलब प्रांत को राजस्व मंडलों में बांट दिया गया। प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा गया। ठीक है, करेंगे, प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की सूची अलग अलग बनाई गई। मतलब जब्त क्या था कि जो फसल हो रही है उनकी अलग अलग सूची बनेगी और उनसे अलग अलग क्या हो जाएगा, टैक्स लिया जाएगा, राजस्व दर लिया जाएगा, और उसी को जब्त कहा जाता था।
यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण करते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल प्रांतों में संभव नहीं हो पाया था, क्योंकि यहाँ पर जो था बंगाल और गुजरात में यहाँ पर जो था जब टैक्स जो था एक्यूरेट वसूल करना क्या था, मुश्किल था। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतनी शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसा किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के अस्तित्व को चुनौती दे दिया, क्योंकि इनकी संख्या धीरे धीरे क्या हो गई, बढ़ गई। और जब बढ़ गई तो ये जो सरदार थे और जो जमींदार थे ये आपस में मिल करके मुगलों के प्रति क्या कर दिए, विरोध कर दिए। ठीक है, अब देखते हैं अकबरनामा और आईने अकबरी के बारे में जान लेते हैं। देखिए अकबरनामा, अकबर के करीबी मित्र कौन थे, दरबारी मित्र अबुल फजल थे। उन्होंने अबुल फजल को आदेश दिया कि अबुल फजल तुम क्या करो, मेरे शासन काल का इतिहास लिखो। अब अबुल फजल क्या करते हैं, इस इतिहास को 3 जिल्दों में लिखते हैं। इसका शीर्षक क्या रखते हैं, अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का 3 जिल्द रखे। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान रखते हैं, दूसरी जिल्द में अकबर के शासन की घटना का विवरण रखते हैं और तीसरी जिल्द में आईने अकबरी है। तीसरी जिल्द में क्या है, आईने अकबरी। अकबर आदेश दिए अबुल फजल को तुम मेरे इतिहास को लिखो। तो उन्होंने 3 जिल्द तैयार किया और इसका शीर्षक नाम दिया गया अकबरनामा। पहले जिल्द में क्या दिया गया, अकबर के पूर्वजों का बयान, दूसरे में उनके अकबर का शासनकाल, तीसरे में क्या दिया गया, आईने अकबरी। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल के बारे में क्या किया है, बताया गया है। आइए देखते हैं अकबर की नीतियाँ अब नज़दीक एक नज़र में। प्रशासन का मुख्य अभिलक्षण अकबर से निर्धारित किए जाते हैं। प्रशासन का मुख्य अभिलक्षण किसने दिखाया, अकबर ने निर्धारित किया। किसे, और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा में देखने को मिलता है, विशेषकर किसमें, आईने अकबरी। आईने अकबरी में क्या दिया, किसान कैसे किसानी किया, ठीक ना, फसल का उत्पादन, ठीक ना, कृषि के बारे में निरीक्षण, ये सारी चीज़ों का निरीक्षण के बारे में आईने अकबरी में बताया गया। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था। अबुल फजल लिखते हैं कि अकबर का जो साम्राज्य था कई प्रांत में बटा हुआ था, जिन्हें सूबा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सूबा कहा जाता था। प्रांत मतलब प्रदेश की बात कर रहा। सूबे के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे। सूबेदार कौन होते थे, सूबे का जो मालिक होता था उसे हम सूबेदार कहते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वहन करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था, ठीक ना, इकोनॉमिकल जो क्या होता था, ऑफिसर होता था, और जो दीवान कहलाता था। क्या कहलाता था, दीवान कहलाता था। जो इकोनॉमिकल ऑफिसर, वित्तीय अधिकारी होता था उसे हम क्या कहते थे, दीवान कहते थे। ठीक है, उसे क्या कहते थे, दीवान कहते थे। दीवान कौन होता था, तो जो वित्तीय अधिकारी होता था सूबे का, उसी को हम दीवान कहते थे। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त होता था, जैसे कि बख्शी क्या था, सैनिक वेतन अधिकारी होता है, जो सैनिक का वेतन देता था, ठीक है, वेतन देने का अधिकार रखता था, उसको बख्शी कहा जाता था। सदर, धार्मिक और धर्मादि किए जाने वाले कार्यों का मंत्री को सदर कहते थे, और फौजदार उसको सेनानायक होता था, ठीक ना। और कोतवाल कौन होता था, तो नगर का पुलिस अधिकारी होता था, उसको हम कोतवाल कहते थे। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव क्या पड़ा, इसमें देखते हैं कि मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया। मेहरुनिसा जो थी वो 1611 में जहांगीर से क्या करती है, विवाह करती है, और उसे नूरजहां का एक खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां जो थी वह हमेशा जहांगीर के प्रति क्या थी, वफादार रही और उसका हमेशा सहयोग करती थी, साथ देती थी। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी कर दिए। तो जहांगीर ने किसके सम्मान में चांदी के सिक्के जारी किए, नूरजहां के, जिसने एक और उसने स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था। यहाँ पर देखते हैं कि 1570 में जब अकबर फतेहपुर सिकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, पादरी, ठीक ना, और जरथुरा धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू किया। सभी धर्मों को अकबर मिलाकर के चलता था, सभी धर्मों को क्या किया, अपने दरबार में जगह दिया। तो उन सबको मिलाकर के क्या किया, किसी मामले पर, धर्म के मामले पर क्या करता है, चर्चा करता है, क्योंकि ये सब सर्वधर्म को मानता था। चर्चाएँ इबादत खाना में हुई। इबादत खाना क्या है, एक धार्मिक स्थल है, ठीक ना, मतलब धर्मार्थ, मतलब जहाँ पे धर्म उपदेश दिया जाता है उसी को इबादत खाना कहा गया। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श में अकबर की समझ बनी कि वह विद्वान धार्मिक रीति और मंदाता पर बल देते,
वे अक्सर कर होते थे, उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और सामंजस्य पैदा कर देती थी। और यहाँ पे देखते हैं कि ये अनुभव अकबर को, ठीक है, ये अनुभव जो है अकबर को सुलह कुल, सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। मतलब सुलह कुल मतलब उसने सोचा कि सबका विचारों को सुना, तो उसने सोचा कि क्या करें, हम एक सुलह कुल की ओर ले चले, अर्थात सबकी सर्वत्र शांति का विचार किया जाए। सहिष्णुता की अवधारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के अंतर नहीं करती थी, अपितु यह केंद्र बिंदु थी, नीति शास्त्र की व्यवस्था थी जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की, और शासन की इस सिद्धांत को जहांगीर और शासन ने भी अपना लिया था, सुलह कुल को भी।